नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रतला और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ रुपए की टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है और मनीष सिसोदिया ने इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। और सिसोदिया ने लिखा कि रोजाना दिल्ली में आने वाले करीब 10 लाख कमर्शियल वाहनों से लिया गया पैसा मिलीभगत से खा लिया गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे इस घोटाले में शामिल कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली नगर निगम को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने उपराज्यपाल से घोटाले की जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर ईमानदारी से जांच हो तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल में नजर आएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर लें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 600 करोड़ का जो टोल टैक्स घोटाला हुआ है उसकी अब सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एमसीडी के द्वारा टोल टैक्स जमा करने को लेकर 6,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की, परसों भी दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने टोल टैक्स के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसके अंदर 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस कंपनी को सालाना टैक्स के जमा करने के लिए जो टेंडर दिया गया था वो टेंडर था 1,200 करोड़ रुपए का। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सालाना जमा करने की, तो वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सिर्फ 1 साल का ही पैसा दिया गया था। उसके बाद में 10% या फिर 15% के करीब पैसा जमा किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये जो टेंडर था वो 2017 के अंदर दिया गया था और 2021 के अंदर दोबारा से नई कंपनी को टेंडर दिया गया। मगर चौंकाने वाली बात यह है जिस दोनों ही कंपनियों को जो टेंडर दिया गया था दोनों के मालिक जो है वो एक ही बताए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें अब मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया भी इसको लेकर अब आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एमसीडी के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से अब इसको लेकर उपराज्यपाल से गुहार लगाई गई है और मनीष सिसोदिया ने एक पत्र के माध्यम से ये जरूर कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए टोल टैक्स जमा करने के लेकर जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर अब सीबीआई की मांग की जा रही है। जी राजीव, जिस तरीके से एक पत्र जो है मनीष सिसोदिया द्वारा लिखा गया है उपराज्यपाल को जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है और इसके अलावा क्या क्या बातें उस पत्र में लिखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें एमसीडी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो पोल है वो जरूर खुलती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर नए नए खुलासे करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो कह सकते हैं लाइब्रेरी के जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी को लेकर हो या फिर कहें एमसीडी के द्वारा सफाई कर्मचारियों को लेकर जो पैसे हैं उनको लेकर हो या फिर कहें टोल टैक्स जमा करने को लेकर हो या फिर कहें एस्को जो अकाउंट था एमसीडी का उसको लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। एमसीडी के जो अब टोल टैक्स के अंदर जो घोटाला किया गया है दोनों ही बार एक ही कंपनी को एक ही मालिक को टेंडर दिए गए हैं और उसके अंदर भी पैसे नहीं जमा किए गए हैं। सीधा सीधा कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया ने पत्र के माध्यम से सीबीआई की मांग की गई है और यह भी कहा है कि जो टोल टैक्स के अंदर घोटाला हुआ है और जो दोनों ही बार यानी 2017 के अंदर और 2021 के अंदर जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था दोनों के मालिक जो है वो एक ही बताए जा रहे हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि दोनों ही यानी कि एक ही मालिक को 2 बार टेंडर क्यों दिया गया था और उसको रद्द क्यों नहीं किया गया था अगर वो पैसे जमा नहीं कर रही थी। और जिस तरीके से 6,000 करोड़ रुपए की बात करें, इसका जो हर्जाना है वो कहीं ना कहीं अब एमसीडी से वसूल करने की या फिर एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनसे वसूल करने की बात की जा रही है। जी राजीव, वहीं अगर बात कर लें, जब मनीष सिसोदिया ने इसकी सीबीआई की मांग की थी तो उन्होंने कहा था अगर ये जांच जो है ईमानदारी से होगी तो बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल मिलेंगे। तो किस किस पर इस घोटाले में शामिल होने का शक जो है यहाँ पर जताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी के अंदर जो घोटाला हुआ है टोल टैक्स को लेकर, उसकी अगर सीबीआई के द्वारा जांच होती है
तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी के अंदर जो भाजपा के जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, या चाहे मैं मेयर हूं या फिर कहीं और निगम पार्षद हूं या फिर जिनके द्वारा ये टेंडर दिया गया था, उनकी बात करें, लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर गाज गिरती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है शायद वो उनको बचाने की कोशिश भी कर सकती है, और इसीलिए शायद सीबीआई की जांच की जो मांग है वो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं की जाएगी। मगर इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो सतर्क होती नजर आ रही है, और बार बार कहीं ना कहीं एमसीडी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार किए गए हैं वो काफी बड़े पैमाने पर किए गए हैं, और इसके अंदर भाजपा के नेताओं की और अधिकारियों की मिली भगत के ही द्वारा इतने बड़े बड़े घोटाले होते हुए नजर आए हैं। जी राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, सीबीआई जांच की यहाँ पर बात की गई है और इससे पहले भी आपने देखा होगा जब आबकारी नीति जो है उसमें बदलाव किए गए थे तो उस समय भी सीबीआई की जांच की बात की गई थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था और बीजेपी ने इसे मना किया था इस सीबीआई जांच को लेकर। क्या इसी तरीके की तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही है कि बीजेपी सीबीआई जांच के लिए मना कर रही है या कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति आई थी उसको लेकर भी पहले भाजपा जो है वो सीबीआई जांच करने की मांग कर रही थी, और यहाँ तक कि उपराज्यपाल ने इसके आदेश भी दे दिए गए थे कि जो आबकारी नीति को लेकर कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर कहे जो नए ठेके दिए गए थे उनको लेकर जो घोटाला हुआ है उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी उपराज्यपाल के भी द्वारा। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी ने इसके अंदर खुलासा किया कि जो फाइल थी वो पुराने उपराज्यपाल के द्वारा पास की गई थी, और जो ठेके दिए गए हैं नए उनको कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की अनुमति के द्वारा ही दिए गए थे, और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के नाम लिए जा रहे थे या उपराज्यपाल का नाम लिया जा रहा था अनिल बैजल का, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। मगर जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उपराज्यपाल के द्वारा भी, और जो पुराने उपराज्यपाल है उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए थी, मगर जैसे ही इसकी जानकारी मिली भाजपा को, तो भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका खंडन किया और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच नहीं करने की मांग की गई। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो आबकारी नीति को लेकर भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब टोल टैक्स को लेकर जो घोटाला हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, और जो उससे पहले जो एस्को अकाउंट के अंदर जो घोटाला हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इन जांचों से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले आपको बताते कि राजधानी लखनऊ में 150 BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों को पहले चरण में 2-2 बसें प्राप्त हो रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर जिले के अंतर जनपदीय बस स्टेशन अच्छी व्यवस्थाओं से युक्त होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन विभाग का लाभांश बढ़े। और वहीं रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए 48 घंटे के लिए महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर लें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, या ये कहें कि बहुत बड़ी राहत यहां पर दी है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उन्हें अब बस में जो है उनका जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री होगा। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, कल रक्षाबंधन की एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को 150 BS बसों का तोहफा देने का काम किया गया। और हर बस यूपी के 75 जिलों में 2-2 बसें जाएंगी, और साथ ही साथ उससे बसों की भीड़ में कहीं ना कहीं एक जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं पूरा होगी। और रक्षाबंधन के पर्व पर देर रात्रि से 12 बजे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद और उनके
आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो बस यात्रा है वो आज बेटियों और माओं के लिए फ्री होगी और रक्षाबंधन का तोहफा भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को, महिलाओं को देने का काम किया गया है। और साफ तौर पे उसी बसों की हरी झंडी के दौरान जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ ये बात कही कि हम जल्दी ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं कि 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं, या 60 साल की या 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जल्दी हम मुफ्त यात्रा, बस यात्रा देने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तस्वीरें साफ नहीं की कि आखिरकार ये योजनाएं कब से शुरू होंगी, लेकिन कल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात पे भी बात की थी और साफ तौर पे कहा था कि जल्दी हम इस पे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके आदेशों का पालन करेंगे और जल्दी रोड मैप तैयार करने का काम करेंगे। आज रक्षाबंधन का पर्व है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आज जो बेटियां हैं, जो माँ हैं, माताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। अंतर्राज्यीय बस यात्रा भी होगी, सिटी बस यात्रा भी होगी और साथ ही साथ राज्य के बाहर जो उत्तर प्रदेश की परिवहन बस से जाती है उनको ही मुफ्त यात्रा देने का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार या परिवहन विभाग वहन करने का काम करेगी। और ये तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई थी, तभी दे दिया था और एक बार फिर रक्षाबंधन के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ से तोहफा देने का काम किया गया है। तो ऐसी कई बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि और साफ कर दिया कि हवाई जहाज जो एयरपोर्ट होते हैं उसकी तरफ पे जो बसों के स्टेशन होते वो होने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर मनोरंजन का साधन होना चाहिए और पार्किंग की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। और कोशिश की जा रही है सरकार की, लगातार सरकार अच्छे से अच्छे बस अड्डों को बनाकर एक सुविधा युक्त बनाए और जनता को इससे कहीं ना कहीं राहत से लेकर जनता को जो भटकना पड़ता है वो भटके ना और उसी स्टेशन से उनको जिस भी गंतव्य तक जाना है उस गंतव्य तक जा सकते हैं। जितिन, वही बात कर ले, जिस तरीके से एक बड़ी राहत यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं को दी गई है उनका टिकट फ्री करके, क्या इस तरीके की कोई स्कीम, क्या ये जो योजना चलाई जा रही है इसमें क्या कोई जिस तरीके से बुजुर्ग आदमियों की बात कर ले तो क्या उन्हें कोई लाभ इससे मिलेगा जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हों? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में जब सरकार आई थी तो समाजवादी सरकार ने ये बात की थी कि मुफ्त यात्राएं जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराई जाएगी और सरकार ने ये कराया भी था। और 60 साल और 60 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको बस की मुफ्त यात्रा पर जब शुरुआत होगी, हालांकि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, रोड मैप के आधार पर ही ये योजनाएं शुरू की जाएगी। लेकिन बुजुर्गों को इससे जरूर राहत मिलेगी क्योंकि कई बुजुर्गों को कह सकते हैं कि धन की कमी होती है और वो किसी गंतव्य तक जाना रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको समस्याएं होती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये भी आदेश जब ये लागू हो जाएगा, 60 साल की महिलाएं और 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग है उनको यात्राएं, बस यात्रा जो पूरी तरह से फ्री होगी क्योंकि रेलवे में पहले 60 साल में छूट मिलती थी महिलाओं को, बुजुर्गों को, लेकिन वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तो एक बार फिर सरकार ने एक अच्छा कदम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है और बुजुर्गों को इस तरह का तोहफा देने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और 60 साल की जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग होंगे उनको बस यात्रा मुफ्त देने का, हालांकि जल्दी इस पर पूरा मॉडल तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। इस बड़ी राहत के बाद बुजुर्ग महिलाओं का क्या कुछ कहना, उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल बुजुर्गों की बात की जाए तो राहत के काम हो गए क्योंकि इस एज पे आकर शायद उनका इतना धन नहीं होता है कि वो दूसरे गंतव्य तक जा सके और सरकार की योजनाएं जितने आती हैं जनता को लाभ पहुंचाने का काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के में जो मन में वो खुशी जाहिर होगी और बुजुर्गों का भी कहना है कि जाहिर सी बात की सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है और हम बुजुर्गों के बारे में सरकार तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच धनुष बाण की लड़ाई अब तेज होती नजर आ रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग में संबंधित दस्तावेज जमा करा दिए हैं और वहीं राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दस्तावेज जमा करने के लिए आयोग से 4 सप्ताह का समय मांगा है और महाराष्ट्र में मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। शिंदे गुट ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है और इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेज पेश कर दिए हैं। पार्टी में बगावत के बाद शिंदे ने जून में बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। तब उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर धनुष बाण चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन इसे लेकर गुट ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मिली मान्यता का हवाला दिया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर लें एकनाथ शिंदे की, अगर बात कर लें तो एकनाथ शिंदे ने सभी दस्तावेज जो हैं जमा कर दिए हैं और कहीं ना कहीं अब धनुष बाण की इस लड़ाई में शिंदे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होती हुई दिख रही है क्योंकि इस तरह से एकनाथ शिंदे बिल्कुल सक्रिय है क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद तुरंत उन्होंने चुनाव आयोग के सामने तमाम वो दस्तावेज पेश कर दिए जो आयोग की तरफ से कहा गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा मांग की गई। इस दौरान एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम वो दस्तावेज दिए गए हैं जिनमें यह तय होगा कि असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे को यह मान्यता मांग रहा है कि असली शिवसेना उनके पास है और चुनाव जो धनुष बाण का चिन्ह है वो उन्हें मिलना चाहिए, उसको लेकर लगातार क्या तेज हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव आयोग से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कहा गया है कि चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे के किसी भी याचिका पर, किसी भी एप्लीकेशन पहल पर सुनवाई नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। इसलिए उद्धव ठाकरे को बेहद वक्त है क्योंकि इस पूरे मामले में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसमें उद्धव ठाकरे ये समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक इलेक्शन कमीशन इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। फिलहाल सिंबल रिजर्वेशन एक्ट और अलॉटमेंट 1968 और 15 पन्नों का जो ऑर्डर कॉपी है उसके अनुसार जो है एकनाथ शिंदे को द्वारा यह अप्लाई किया गया है कि असली सूचना उनके पास है क्योंकि जो विधायकों की संख्या है, जो संगठन की संख्या है वो उनके पास 2/3 से ज्यादा है। इसका आधार बनाकर एकनाथ शिंदे बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, अगर उद्धव ठाकरे की बात कर लें तो क्या कारण रहे कि अभी तक जो है दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं और कहीं ना कहीं अब धनुष बाण की रेस में उद्धव ठाकरे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए उद्धव ठाकरे ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि एकनाथ शिंदे की मामले में जल्दबाजी न करे, सुनवाई न करे। ये उद्धव ठाकरे को पता है कि एकनाथ शिंदे का जो भी दस्तावेज पेपर गया होगा उस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद जो है क्या कुछ होता है इस पर निगाहें जो है उद्धव ठाकरे की लगी हुई है। फिलहाल इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को ये कहा था कि हमने 10 दिन का वक्त क्या दिया, तुमने सरकार बना लिया, उसके बाद स्पीकर का भी चुनाव कर लिया। तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं लंबा चलने वाला है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ये समझते हैं कि जल्दबाजी में दस्तावेज देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर दस्तावेज दिया जाता है तो शायद इसका समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने 4 हफ्ते का जो है समय इलेक्शन कमीशन से मांगा है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बात कर लें तो एकनाथ शिंदे द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं जमा कर दिए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि धनुष बाण और शिवसेना का जो टैग है वो किसके हिस्से में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट यह दावा कर रहा है कि 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक उनके पास है, इसलिए चुनाव निशान उनके पास जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग
और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों फैसले लेने वाले नहीं है, क्योंकि जो इतिहास रहा है, जो कई और राज्यों का मामला रहा है, उसमें चुनाव चिन्ह को स्थगित कर नए नए चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे भले ये दावा करते हो कि धनुष बाण उनके पास आना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, शिव सैनिकों की संख्या ज्यादा नहीं है, खासदारोों की संख्या जो है शिवसेना के पास ज्यादा है, उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा है, सैनिकों की संख्या ज्यादा है। यह भी कहीं न कहीं गणित फेल करने वाली बात है। अब ऐसे में बैलेंसिंग स्थिति दोनों की बनी हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले पर आएगा और फैसला सुनाएगा। सत्यप्रकाश, वही बात कर ली जाए, अगर उद्धव ठाकरे की हम यहाँ पर बात कर लें तो कब तक वो दस्तावेज जमा कर सकते हैं और कितना समय उनके द्वारा मांगा गया है? देखिए, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से वक्त 4 हफ्ते का इसलिए मांगा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बीच आने की उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 विधायकों को लेकर आता है या स्पीकर चुनाव को लेकर आता है तो जाहिर तौर पर पूरा समीकरण अलग हो जाएगा। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे 4 हफ्ते का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन से ले रहे हैं, क्योंकि वह वॉच एंड डू स्थिति में है। पहले वो देखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो तैयारियां पूरी है, लेकिन दस्तावेज देने से पहले वो जान लेना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए आता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे एक अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें लगातार तेजी से फैल रहे पंजाब में लंपिंग स्किन डिजीज को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस बीमारी पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से आज पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, तो किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, तकरीबन 11:30 बजे के करीब ही कैबिनेट बैठक शुरू होगी और तमाम मुद्दे जो कैबिनेट में विचारे जाएंगे। जो अहम मुद्दे की अगर बात की जाए तो उसकी 15 अगस्त आ रही है, तो लिस्ट है जो वो जारी आज की जा सकती है, उसके ऊपर मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और इससे पहले भी आपको बताना चाहेंगे कि पहले भी जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो कुछ कैदी जो सजा अब तक पूरी कर चुके हैं उनको रिहा किया जा सकता है। इसके सिवा कुछ डीए जो रहता है अभी सरकार का, उसके ऊपर भी जरूर विस्तार जो है चर्चा आज हो सकती है। तो देखना बहुत अहम रहेगा जब 11:30 बजे के करीब जो कैबिनेट बैठक शुरू होगी तो उसमें और किन किन मुद्दों पर भी विचार किया जाता। हालांकि सरकार आज कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो इसके तहत और 15 अगस्त महज 2 दिन बाद है, तो सरकार कहीं न कहीं लोगों को या महिलाओं को शायद कुछ बड़ा तोहफा जरूर आज कैबिनेट में दे सकती है। अमनप्रीत, वहीं बात कर लें, आज इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है? कैबिनेट बैठक में हमेशा कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जो कैबिनेट होती है उन्हीं की ही कैबिनेट बैठक होती है, उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स के सिवा कोई भी शामिल नहीं होता। सीएम इसको चेयर करते हैं। वही अमनप्रीत, अगर बात कर ली जाए लंपी वायरस को लेकर, यहाँ पर इस पूरी बैठक में जो है बात होने वाली है, तो लंपी वायरस को लेकर जो है पंजाब सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सीएम भगवंत मान ने कल ही ऐलान कर दिया था कि पशु मेला खत्म कर दिया गया है और उनके पास पर्याप्त जो कि फंडिंग है, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी फंड की और दूध को उबाल के पिया जाए। और यही सारे इंस्ट्रक्शंस है जो कल सीएम ने जारी की थी, खुद मीडिया के साथ ब्रीफ करते हुए। अमनप्रीत, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लंपी वायरस एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, तो इससे पंजाब में दुग्ध उत्पादन में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी ऐसा तो कुछ भी देखने को सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर है, जाहिर है कि सरकार की तरफ से भी लोगों को अपील की जा रही है कि ज्यादा पैनिक क्रिएट ना किया जाए और जो पशु है उसका ज्यादा ध्यान दिया जाए। वैक्सीनेशन जो पूरी सरकार के पास आ चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से लगाई जा रही है और दूध से किसी को कोई बीमारी नहीं हो सकती है और सिर्फ इसको उबाल के दिया जाए, ये साफ इंस्ट्रक्शन जारी की गई। जिस तरीके से अमनप्रीत आज आपने कहा कि बहुत बड़े फैसले यहाँ पर आज पंजाब सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं, तो जनता के हित में कौन कौन से बड़े फैसले आ सकते हैं? का एजेंडे में भी सिर्फ यही चीजें सामने निकल के आई थी, लेकिन अब एजेंडे में और क्या क्या चीजें सरकार ने शामिल की हुई है वो कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और विपक्ष ने नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जयराम सरकार के आखिरी सत्र में दिए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है और अब अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह 11 बजे से 4 घंटे चर्चा होगी। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत कांग्रेस के विरोध के साथ हो गई थी और जब कांग्रेस के सभी विधायक महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए सदन में जमकर हंगामा किया और नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को सौंपा गया। आपको बता दें, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लेने की बात कही और वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ले, विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था जिसे अब मंजूर कर लिया गया है और वहीं अगर बात कर ली जाए तो इसे मंजूर कर लिया गया है, तो इसे लेकर अब तक क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, पिछले कल मानसून सेशन का पहला दिन था और विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों से पहले ही दिन जता दिया था कि वो किसी भी स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से तो सदन को चलने नहीं देंगे। ऐसे में शोकोदगार के साथ जब सदन की शुरुआत हुई कार्रवाई की, तो जब शोकोदगार खत्म हुए तो उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने जो है अविश्वास प्रस्ताव नियम 270 के तहत लाया सदन में, जिसे पहले काफी देर तक विधानसभा स्पीकर ने समझाया कि आप टेक्निकली तौर पर इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपकी संख्या, आपका जो विधायकों की संख्या है वो भाजपा विधायकों की आधी है, तो ऐसे में आप नहीं रख सकते। लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही, तो इसको लेकर विपक्ष की कार्रवाई 15 मिनट के लिए, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। 15 मिनट बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने दोबारा से कांग्रेस को इस बारे में विचार करने को कहा, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे में विधानसभा स्पीकर ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको मंजूर कर लिया है चर्चा के लिए और ऐसे में जो आज है 11 बजे ये चर्चा शुरू होगी और 4 घंटे की ये चर्चा होगी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका जवाब देंगे। जी, जिस तरीके से आज हिमाचल विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, तो ये कितना हंगामेदार रह सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हंगामेदार रहेगा क्योंकि जो कांग्रेस है वो आज जब ये इस पे नियम 270 पे चर्चा करेगी और उसमें अपना पक्ष वो रखेगी, बेरोजगारी, महंगाई, पुलिस भर्ती लीक मामला, अग्निवीर, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाएगी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका जवाब देंगे तो निश्चित तौर पे जो हंगामा है वो बहुत होगा और कांग्रेस वॉकआउट कर सकती है क्योंकि कांग्रेस पहले ही बोल चुकी है कि जब हम अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं विधानसभा में और सरकार से मंजूर कर चुके चर्चा के लिए, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसके बाद जो है अपनी जो नाकामी है उसको देखते हुए जो अपना मुख्यमंत्री पद है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से टीना जी बात की जाए, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ अहम रह सकता है आज? जी देखिए, विपक्ष ने जो है लगातार सरकार को जो हर मोर्चे पर फेल बताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी सब सड़कों पर है, बागबान सड़कों पर है, हर कोई जो है त्रस्त है सरकार की नीतियों से। तो ऐसे में जो आज जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव है, विपक्ष को भी मालूम है कि ये ध्वनिमत से गिर जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है सदन में जरूर हंगामा होगा। कांग्रेस और भाजपा की जो सत्तारूढ़ सरकार है, उन्होंने अपनी पिछले कल ही एक मीटिंग बुलाकर अपने सभी विधायकों को अनिवार्य तौर पर इस जो आज का जो सदन की कार्रवाई है उसमें शामिल रहने के लिए कहा है क्योंकि संख्या बल की आज बहुत अहमियत रहने वाली है और ऐसे में जो
विपक्ष है वो काफी हंगामा यहाँ पे करेगा। नेता प्रतिपक्ष ये जो अविश्वास प्रस्ताव इसको 11 बजे पेश करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कि आज जो आरोप क्या क्या कांग्रेस बताती है, क्योंकि चार्जशीट भी कांग्रेस की तैयार है। ऐसे में कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री है, उन पर कांग्रेस किस तरह के आरोप आज लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसके बाद काफी हंगामा सदन में रहने वाला है और जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। तो ऐसे में जो आज का दिन है वो पूरा हंगामे की भेंट भी कर सकता है। जी टीना जी, वहीं बात कर लें, अगर मॉनसून सत्र के पहले दिन की बात कर लें तो ये कितना हंगामेदार रहा है, इसे लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी देखिए, जो पहला दिन था विपक्ष पहले ही जो है काले बिल्ले लगाकर सदन में पहुंचा। विपक्ष के जितने भी विधायक थे सभी ने काले बिल्ले लगा रखे थे और उनका कहना था कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इसके खिलाफ वो अपना जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और ऐसे में जो सदन के जो नेता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी जो नाकामियां रही हैं, जो सरकार ढंग से वो हिमाचल में चला नहीं पा रहे हैं, कर्मचारियों में काफी रोष, पेंशनरों में रोष है, हर कोई विधानसभा घेराव के पहुंचने की बात कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही दिन आक्रमक रुख अपनाया और पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने सरकार के खिलाफ लाया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चारों दिन तो पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ाई, क्योंकि 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी और उसके बाद भी सदन को जो है आज तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा है। तो ऐसे में जो आज का दिन है वो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो काफी गंभीर जो आरोप है वो सरकार पर लगाएगा और देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब अपना जवाब देंगे तो क्या विपक्ष वो शांति से सुनता है, क्योंकि देखने में यही आया कि विपक्ष बिल्कुल सुनने की कतई मूड में नहीं है। जैसे ही सदन की नेता की तरफ से कोई वक्तव्य आता है या वो अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो जो विपक्ष है वो बाहर निकल जाता है। जी टीना जी, वहीं जिस तरीके से बात की जाए, मॉनसून सत्र का पहला दिन हुआ और उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है, तो पहले दिन जिस तरीके से विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे में सरकार को जमकर घेरा है, तो इसे लेकर सीएम जयराम ठाकुर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस मॉनसून सेशन को लेने के बाद? जी बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बिल्कुल प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने काफी रोषपूर्ण रवैये में कहा कि जो कांग्रेस है वो केवल जो मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है, जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहती है। केवल 4 दिन का ये सेशन था जहां तो जितने भी विधायक थे उनको अपने जो क्षेत्र के मुद्दे थे वो यहाँ पे उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे में कांग्रेस देखने में आया अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है जो बिल्कुल भी तकनीकी कारणों से भी बिल्कुल इनका जो औचित्य है वो बनता नहीं था। लेकिन सरकार बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है, बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। जिस अंदाज में विपक्ष सवाल पेश करेगा उसी अंदाज में उसे जवाब देने के लिए भी तैयार पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने भी कड़े शब्दों में ये विपक्ष को संदेश दिया कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाए तो वो जरूर बहुत ध्वनि मत से गिर जाएगा, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष है उसको सरकार के जो आक्रमक जवाब है वो सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे में जो उन्होंने कहा है कि जब मैं जवाब दूंगा विपक्ष की चर्चा का तो उससे बाहर नहीं जाना होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात भी सुनिए, क्योंकि वो अपनी बात है उनको बात रखने के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है जो काफी अपर्याप्त है। और ऐसे में जो सदन के नेता जब वो अपना वक्तव्य रखेंगे तो उन्हें जरूर वो सुनना होगा। वहीं अगर टीना जी बात कर ली जाए, मॉनसून सत्र में कौन कौन शामिल हो सकता है और किसके नहीं शामिल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल जो मॉनसून सेशन है उसमें तकरीबन भाजपा और कांग्रेस सभी के विधायक शामिल है, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए जो आज की चर्चा है वो अहम रहने वाली है। और ऐसे में दोनों ही दलों ने पिछले कल शाम को एक संक्षिप्त मीटिंग बुलाकर और एक नोट जारी करके सभी विधायकों से शामिल होने के लिए कहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास 22 विधायक है और एक जो है जो भाजपा के जो विधायक हैं उनका समर्थन कांग्रेस को हासिल है। उसके पास 45 विधायक, 43 अपने और 2 जो है निर्दलीय जो विधायक है उनकी संख्या वो उनके साथ है। तो ऐसे में जो आज है वो काफी हंगामेपूर्ण दिन रहने वाला है और दोनों ही जो दल है वो एक दूसरे के खिलाफ तैयारी के साथ सदन में उतरेंगे। तो ऐसे में एक भी विधायक है दोनों दलों से अनुपस्थित नहीं रहेगा, सभी जो है सदन में उपस्थित रहने वाले। जिस तरीके से आज मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है, तो आज का मॉनसून सत्र कितना हंगामेदार रह सकता है? जी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आज
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। तो ऐसे में हंगामापूर्ण काफी रहने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है वो पहले ही अपने आक्रामक रुख स्पष्ट कर चुका है कि वो चारों दिन जो है जो सरकार को आराम से नहीं रहने देगा। केवल 4 दिन का उन्होंने पे आरोप लगाया है कि सदन की जो बैठकें हैं वो 35 बैठकें साल की होती है, लेकिन इसका केवल 19 बैठकें विपक्ष ने की, सरकार ने की है। तो ऐसे में सरकार का रुख स्पष्ट है कि वो चर्चा से भाग रही है और जो विपक्ष है उससे वो डर रही है, क्योंकि विपक्ष जो है जनता से जुड़े मुद्दे उन मुद्दों को सदन में रखने जा रहा है। तो ऐसे जो सरकार है वो चर्चा से भाग रही है। तो ऐसे में जो आज का दूसरा दिन है वो बहुत हंगामेपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो सदन की जो कार्रवाई है वो अविश्वास प्रस्ताव के साथ शुरू होने वाली है। और ऐसे में जो कांग्रेस है उनका गंभीर आरोप है जो सरकार पर लगाने वाली है। तमाम जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और तमाम तरह के जो अभी तक जितने जो घोटाले उनकी नजर में इस सरकार के कार्यकाल में अभी तक हुए हैं, वो तमाम जो विषय है आज सदन में उठेंगे। और ऐसे में जो सरकार है वो भी चुप नहीं बैठेगी। तो दोनों तरफ से तकरार तीखी रहने वाली है। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि कहीं इसमें इतनी तीखी तरफ से तकरार के कारण से सदन को स्थगित करने की नौबत आनी पड़े। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त जो एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से निःशुल्क विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बुधवार को हुई इस अहम बैठक में मुख्य सचिव जैन ने सभी शासकीय कर्मियों और उनसे जुड़े परिजनों, विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों समेत अन्य नागरिकों का इस अभियान के माध्यम से टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जैन ने संभागीय मुख्यालयों में स्थित 5 बड़े कार्यालयों में 11 अगस्त यानी आज से 14 अगस्त की अवधि में टीकाकरण कैंप लगाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह 15 अगस्त के बाद 19 से 21 अगस्त को ब्लॉक स्तर के 5 बड़े कार्यालय कैंप्स में टीकाकरण शिविर लगाने को कहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर ले टीकाकरण को लेकर अगर बात कर लें तो बूस्टर डोज का विशेष अभियान जो है 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो इसे लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी देखिए, बूस्टर डोज का जो अभियान है ये कल इसमें विस्तृत बैठक ली है सीएस अमिताभ जैन जी ने। तो अब जो है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक प्रदेश भर में ये जो 1 महीने की अवधि है उसमें कोविड-19 के बूस्टर डोज को निःशुल्क लगाया जाएगा। तो वहीं इसमें आंकड़ों की बात कर रहे हैं निशा, तो करीब 2,22,76,912 लोगों को प्रथम डोज जो है वो लगता है। उसके बाद 1,96,79,341 लोगों को दूसरा डोज लगता है। तो वहीं 38,813 लोगों को बूस्टर डोज जो है वो लगाया जा चुका है। तो बैठक में मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, राजस्व, महिला बाल विकास, शिक्षा, स्कूली शिक्षा, आदिवासी विकास, गृह विभाग, श्रम विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी जो है इस पूरी बैठक में मौजूद थे। और पिछले कुछ दिनों से हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में कोविड का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो शायद इस पूरे 1 महीने में 2 या 3 को एक सा दिन रहा होगा जब 500 से कम केसेस आए हैं। लेकिन अगर वो 500 से कम केसेस 2 या 3 दिन आए हैं तो वही स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ गया है। तो प्रदेश में मौसम के साथ इन बीमारियों का जो कहर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। तो कोविड जब वापस से यहाँ पे बढ़ने लगा और 500 से अधिक रेशियो में जो है वो नंबर आने लगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना रहा है किस ढंग से इसको कंट्रोल करे।
प्रशासन तो अपने स्तर पर मुस्तैद था, लेकिन ये जो कोविड के दूसरे डोज की प्रक्रिया है इसको और तो सभी विभागों ने कल इस पर विस्तृत चर्चा की है कि किस तरह से इस पूरी जो कार्य योजना है इसका कार्य की गई और उसको विस्तृत बदलकर जो ग्रामीण स्तर तक भी पहुंचाया जाए, इस पर पूरी चर्चा होगी। स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर ले, कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर बैठक हुई है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा और कौन कौन इस बैठक में शामिल रहे? देखिए, अभी जिन विभागों का जिक्र हमने किया, बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी, गृह निर्माण और इन तमाम विभागों के जो उच्च आला अधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। तो इसकी जो पूरी कार्य योजना है वो कल 10 तारीख को बनाई गई। जो अमिताभ जैन है उन्होंने संभागीय मुख्यालयों में स्थित 5 बड़े कार्यालयों में 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में टीकाकरण कैंप लगाकर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 15 तारीख से तो ये फ्री हो जाएगा, लेकिन जो मुख्यालय है वहां पर फ्री जो है वो 11 तारीख से 8 से लेकर 14 अगस्त तक फ्री लगेगा। तो ये जो इसमें सभी जो महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश के, जो नगरीय प्रशासन से लेकर शहरों से लेकर जो ग्रामीण स्तर तक जो कवर करते हैं, सभी विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो इस पूरी बैठक में मौजूद थे। स्वाति जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल इसे कह सकते हैं शुरू की गई है, जिसमें निःशुल्क लोगों को बूस्टर डोज लगने वाली है, तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर इसे देखते हुए बनाए गए हैं? जी देखिए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑलरेडी ये फैसिलिटी है। अब बूस्टर डोज को वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। जो जिला अस्पताल हो गए या स्वास्थ्य जो या ब्लॉक में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक इन सारी फैसिलिटीज को, बूस्टर डोज को पहुंचाने की पूरी जो तैयारी है वो प्रशासन कर रहा है। जी स्वाति जी, अभी तक ये बूस्टर डोज कितनों को लग गई है और कितनों को लगनी अभी तक बाकी है? अभी तक की बात करें तो अभी तक प्रदेश में कुल करीब 2,22,76,912 लोगों को प्रथम डोज लगा है। 1,96,79,341 लोगों को दूसरा डोज लगा है। तो वहीं 38,01,813 लोगों को बूस्टर डोज जो है कोविड का वो प्रदेश में लग चुका है अभी तक। स्वाति जी, वहीं अगर कोरोना को लेकर बात की जाए तो किस तरीके के भयावह आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में? जी, कोरोना के बाद अभी हमने देखा, इसी पर बात की थी कि अभी पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार 500 के जो आंकड़े हैं ये बहुत डरावने थे। किसी दिन तो 500 प्लस भी गए हैं। तो बीच में हमने देखा था, क्योंकि सरकार की ये गाइडलाइन है कि जहां अगर प्रदेश में 10% एक्टिव केसेस होते हैं तो तुरंत जो है वो प्रदेश सरकार जो है लॉकडाउन की तरफ, स्कूलों को बंद करने की तरफ, पब्लिक प्लेसेस को बंद करने की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो आंकड़ा है जून से लेकर ये अगस्त शुरू होने तक 7.8, 7.28 के रेशियो में जो है वहां तक लोग प्रभावित हुए प्रदेश में कोरोना में एक्टिव केसेस के मामले को लेकर। तो वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें तो जो बाकी और अन्य किसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है तो ऐसे लोगों की मृत्यु की भी खबर आई है। तो इस पूरे मामले में हम देखें तो जो मैक्सिमम रेट रहा है अभी तक का, ये इसको अगर हम 1 महीने का पूरा डेटा मान के चले तो मैक्सिमम जो एक्टिव केसेस रहे हैं वो 7.28 तक अभी केसेस हमने देखे हैं पिछले कुछ 1 महीने में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पशुओं में पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली और हरिद्वार में 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल जरूरी उपाय करने के निर्देश देते हुए कहा कि संक्रमण को लेकर गंभीर कदम उठाते हुए संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाया जाए। देखिए, दो डिजीज़ेज़ उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं।
बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी। और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं और उसमें से 325 गायों की डेथ हो चुकी है, गाय और बफलो मिला के। तो 3.5% का लगभग मोर्टेलिटी रेट है। उसी के ऊपर एक समीक्षा बैठक करी गई थी, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले जिस तरीके से गुजरात और दूसरे स्टेटों में फैली है। इससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात करें, प्रदेश में लंपी वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, तो इसे लेकर कैसे और किस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल निशा, मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश में पूरे में लंपी बीमारी काफी ज्यादा मतलब आगे बढ़ा है। पशुओं में यह देखने अक्सर ये बीमारी पशुओं में पाई जाती है। पशु एक्चुअली से गाय भैंस पशु जो उनमें स्तर पे पाई जाती है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 35 से ज्यादा पशुओं की लंपी बीमारी से मौत हो चुकी है। और यदि बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, तो लंपी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हरिद्वार है। और हरिद्वार में जिला प्रशासन ने जब लंपी बीमारी चल रही तो इससे काफी ज्यादा हड़कंप भी मचा है जिला प्रशासन ने। और वहीं पर मैं बताना चाह रहा हूँ पशुपालन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिवालय से लंपी वायरस की जानकारी लोगों से वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ली और सही दिशा निर्देश उठाने की बात कही है। जी यशराज, जिस तरीके से बात की जाए, लंपी वायरस जिस तरीके से अपने पैर पसारता जा रहा है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो कितने पशुओं की अभी तक प्रदेश में मौत हो चुकी है और कितने पशु इससे संक्रमित हैं? बिल्कुल यदि बात की तो अभी तक तकरीबन 35 पशुओं की इससे मौत हो चुकी है। और इसमें अभी तक संक्रमण की जाए तो कम से कम अभी 40 से 45 पशु में अभी तक संक्रमण पाए देखे जा रहे हैं। यानी कि लगभग 2 से 3 दिन में बीमारी तो 30,000 वैक्सीन मंगाने की। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लंपी वायरस जिस तरीके से लगातार प्रदेश में अपने पैर पसारता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये अपने पैर पसारता जा रहा है, जिससे आपको बता दें कि बहुत सी गायों की जो है प्रदेश में मौत हो चुकी है। इसे लेकर पशुपालन विभाग भी काफ़ी चिंता में नजर आ रहा है और लंपी बीमारी को लेकर उत्तराखंड सरकार एक तरीके से अलर्ट हो चुकी है और लगातार इस पर ध्यान दे रही है। और 30,000 वैक्सीन की बात भी यहाँ पर की गई है। उसके लिए भी पशुपालन मंत्री द्वारा जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द राज्य को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो लगातार लंपी वायरस न केवल उत्तराखंड में बल्कि सभी राज्यों में धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रहा है। पशुओं को होने वाला ये रोग काफ़ी खतरनाक है। इससे कई पशुओं की मौत भी जो है प्रदेश में हो चुकी है और लगातार इसके भयावह आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इसे लेकर पशुपालन मंत्री द्वारा जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसे लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और लगातार दुग्ध उत्पादन में भी काफी अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। तो 30,000 वैक्सीन मंगाने के निर्देश यहां पर पशुपालन मंत्री द्वारा दिए गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।